हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। जो क्वेश्चन मैंने लिया है आज वो आपके ईवीएस से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। और इसमें आज हम 10 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे और इनमें से फ्रेंड्स आपका जितना भी सही होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मेहनत कर रहे होंगे सीटेट के लिए, बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे आप लोग और तैयारी भरपूर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स यदि आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो लगातार आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये संदेह बच्चों में है। सभी जो भी टीचर बनने की योग्यता के लिए इच्छुक हैं वो ये टेंशन है कि मतलब जो एग्ज़ाम है आपकी वो तो आते जा रहे हैं, क्या हमारी जो सिलेबस है, जो हमारा सिलेबस है, क्या उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, क्या हमारी सच में पढ़ाई पूरी हो चुकी है, हम तैयार हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप सीटेट के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, इस बार सीटेट किसी से न छूटे, यही दुआ कामना है। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज हम शुरू करते हैं क्लास को। ये जो 10 क्वेश्चन है मैंने ईवीएस से लिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और इसमें हमने 10 क्वेश्चन हमने करना है, ठीक है ना। और फ्रेंड्स इसमें से 2-3 जो क्वेश्चन है वो ईवीएस पेडागोगी से रिलेटेड है और कुछ जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है, ऑप्शन पहला। दूसरा है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, ठीक। इस विधि को व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यदि मैं आंसर की बात करूं पहले तो वो है आपका चौथा, उपरोक्त सभी। प्रेक्षण विधि की यदि मैं बात करूं तो जो प्रेक्षण विधि है इसको यदि आपको समझना है तो आप चैनल पे जाके विजिट करें पीबी एजुकेशन सिस्टम में, और आप सीडीपी का पोर्शन जब ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि मैंने सारी विधियों का बहुत ही अच्छे से व्याख्या करके वीडियो बना रखा है। आप यदि इच्छुक हैं और जानना चाहते हैं तो ज़रूर जाके उन वीडियोस को देखें। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल भी सही है, क्योंकि इस विधि द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति के जो है सभी गुणों का परीक्षण नहीं कर सकते, ठीक है। ये फ्रेंडली नहीं है कि हम किसी के भी साथ इसका परीक्षण कर लेंगे, बाउंडेशन पहले ही है। दूसरा ये है कि यदि हम इस पर बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली चीज़ों को न देखें तो हम उस जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं मानव के व्यवहार में वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत केयरफुली और कंसंट्रेट होकर चीज़ों को समझना पड़ता है जिस भी व्यक्ति के बारे में हम परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि अच्छे से नहीं करते हैं हम परीक्षण, बहुत बारीकियों का ध्यान नहीं देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय परिणाम नहीं आएंगे। अगला देखिए, इस विधि को व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। इस विधि द्वारा हम सिर्फ ऊपरी व्यवहार का, जैसे क्या कर रहा है, कोई रो क्यों रहा है, उसके भाव को देखकर समझ सकते हैं, लेकिन अंदर उसके मन में, व्यक्ति के मन में, अर्धचेतन मन में या अवचेतन मन में, अचेतन मन में क्या चल रहा है ये हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका, तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सेशन का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन है फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो फ्रेंड्स पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर पता कर लेते हैं, उसके बाद और जो ऑप्शन है उनके बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता आप समझ ही रहे हैं कि भूकंप तो आता है, मान लीजिए एशिया महाद्वीप में पूरा भूकंप आया, ठीक है। अब एशिया महाद्वीप में तो बहुत सारे देश हैं, कुछ देश में भूकंप बहुत तेज आया और वहाँ बहुत बर्बादी हुई, जो है जन धन की हानि बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन कहीं उसी के अपोजिट कहीं दूसरे देश में भूकंप की तीव्रता जो थी उतनी ज़्यादा विनाशकारी नहीं थी, ठीक है। तो उससे ये पता चलता है कि यदि वहाँ पे भूकंप आया है तो कितना तेज़ी से आया, उसकी गति कितनी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ था या कितना कम था, उसी को मापने के लिए इस यंत्र का यूज करते हैं जिसका नाम है आपका सिस्मोग्राफ। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। सिस्मोग्राफ के द्वारा ही भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम यदि कार्डियोग्राफ, तो कार्डियोग्राफ की बात कर लेते हैं। कार्डियोग्राफ जो फ्रेंड्स है, कार्डियोग्राफ ये आपके हृदय की गति की, ठीक है, हृदय
के गति, माफ़ करिएगा, आपका ये हो जाएगा हृदय की गति, ठीक है। और ये भैया हृदय गति को मापता है, ठीक है। कार्डियोग्राफ के द्वारा हम बीपी हाई लो, ठीक है, इसका चेकअप कर सकते हैं। अभी तो समझ लीजिए छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे या वयस्क लोग हैं या बुजुर्ग लोग हो, सब में ये दिक्कत हो रही है कि जो बीपी हो रहा है वो लो हाई दोनों चलता जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या हुआ है, ठीक है। तो ये कार्डियोग्राफ के द्वारा ही हृदय की गति को मापा जाता है और इसको कार्डियोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। कार्डियोग्राम, इसका दूसरा नाम है आपका कार्डियोग्राम, ठीक है। इसको कार्डियोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक फ्रेंड्स। चलिए, ये तो बात हुई ऑप्शंस की। अब जो आखिरी ऑप्शन आपका बैरोमीटर के बारे में भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम। बैरोमीटर क्या है? तो बैरोमीटर में जो है वायुमंडल देख लेते हैं, हम लिख देते हैं आपको वायुमंडल दाब में, ठीक है। वायुमंडल के दाब में इसमें जो है वायु में होने वाले परिवर्तन को क्या किया जाता है? मापा जाता है। तो एक वायु दाबीय मंडल भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका जो हिंदी नाम है वो जो है आपका वायु दाबी यंत्र भी इसको कहते हैं। मतलब वायु के जो है वायु को मापने के लिए बैरोग्राफ का यूज़ किया जाता है। वायुमंडल में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको मापने के लिए बैरोग्राफ का यूज किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि कार्डियोग्राफ जो है आपका वो है आपका कार्डियोग्राफ जो है वो आपका हृदय की गति को मापने के लिए काम में आता है। बैरोग्राफ जो है वायुमंडल में होने वाली परिवर्तन को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है। आई होप फ्रेंड्स आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समूह, किसी स्थान का जीव घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। अच्छा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। फ्रेंड्स आप सही कमेंट में बताइएगा कि क्या आपने पहली बार में बिना समझाए पहली बार में इस क्वेश्चन को सही हल किया था। यदि हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने सच में पहले बार में ही आपने सही ऑप्शन चूज़ किया था। तो बात करें यदि हम पहले की, तो परस्पर क्रिया करने वाला जीव समूह, तो ऐसा मतलब कि जो जीव एक दूसरे से भिन्न है और आपस में क्रिया नहीं करते वो समुदाय नहीं रहेगा, तो वो इकोसिस्टम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आपका ऑप्शन गलत हुआ। किसी स्थान का जीवो घटक मतलब कोई एक स्थान है वहाँ पे बहुत सारे जीव रहते हैं तो उसको इकोसिस्टम कहेंगे, बिल्कुल नहीं। अब दिया है तीसरा ऑप्शन, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। अच्छा, मतलब वो वायुमंडल जैवमंडल, जिसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सारे क्रिएचर, सारे प्राणी रहते हैं, चाहे वो मानव हो, मछली हो, जीव जंतु हो, जो भी हो। तो सिर्फ उसी को इकोसिस्टम नहीं फ्रेंड्स कहा जाता, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन आपका सही जो होगा चौथा, कैसे कि जीव समुदाय, किसी भी जीव का, चाहे वो मानव हो, चाहे छोटी मछली हो, चाहे बड़ा जीव हो, उसका एक समुदाय होता है, एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है और सबका एक अलग अलग वातावरण होता है और सभी लोग अपने अपने वातावरण में ढल जाते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम उसे कहते हैं जो समुदाय तो हो जीव का, कोई भी किसी भी जीव का कोई भी समुदाय हो, वो उसके वातावरण के अनुकूल ही वहाँ पे रह सकता है। जैसे वातावरण पृथ्वी का बदला तो डायनासोर विलुप्त हो गए ना, इसी तरह से जब वातावरण का संतुलित तंत्र रहेगा उसी को हम इकोसिस्टम कहेंगे। आई होप फ्रेंड्स मेरी बात आपको क्लियर रही होगी। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आपका सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की, ठीक है। ऑप्शन है लैंड स्टीनर, जेनिंग्स, पैटिंग एवं मास्क। चौथा है कार्ल मार्क्स। तो सही आंसर की यदि मैं बात करूं तो वो है आपका लैंड स्टीनर, ये सभी लोगों को पता होगा। चलिए कुछ लैंड स्टीनर साहब के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इनके जन्म की यदि हम बात करें तो इनका जन्म जो है आपका 1868 में हुआ था, 1868 में इनका जन्म हुआ था। और ये बहुत ही बड़े जो है जीव वैज्ञानिक थे ना, जूलॉजिकल थे, इम्यूनोलॉजिस्ट थे। मतलब इम्यूनोलॉजी उसे कहा जाता है जिसमें रक्त के बारे में
पढ़ाई होती है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी मैं लिख देती हूँ, इम्यूनोलॉजी क्या करें, हिंदी में लिखें, हिंदी में लिख देते हैं ना, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी क्या होता है, जिसमें रक्त के बारे में अध्ययन किया जाता है, रुधिर के बारे में अध्ययन। फ्रेंड्स, जो मेन टॉपिक हैं उनको जो है आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो रुधिर के बारे में अध्ययन किया जाता है, और जो लैंड स्टीनर साहब थे वो बहुत बड़े इम्यूनोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो है मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। और वो कौन कौन से वर्ग हैं आपको पता होगा, A, B और O, ठीक है। O जो है आपका सर्वदाता है, और ये बताइए आपकी सर्वग्राही कौन है, ठीक है। अब बताइएगा कि सर्वग्राही कौन है। और इन जो रुधिर की खोज जब उन्होंने की थी वो आपका था 1900 से 1901 में, ठीक है। 1900 से 1901 में इन्होंने ब्लड ग्रुप का जो है खोज किया था, और वो ब्लड ग्रुप थे आपके ABO, ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं अगर इनके बारे में, लैंड स्टीनर साहब के बारे में बात करूं तो वो हैं आपके, उन्होंने जो है आपके ब्लड ग्रुप के RH फैक्टर जो होते हैं उनके बारे में भी, उनकी भी खोज इन्होंने ही की है। उनके बारे में डिटेल जानना है तो आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, अगर जूलॉजी से पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो आप वीडियो चैनल पे जाके विजिट करें, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स, गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, हम गिर राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये आपका है गुजरात में। और यदि हम गिर राष्ट्रीय पार्क की बात करें स्पेशली, तो आपको मैं बता दूं ये गुजरात में है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर के लिए ये जाना जाता है। किसके लिए, एशियाई शेर के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छठा क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव पॉइंट आपको ढूंढना है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, अच्छा, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, और चौथा है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। निरीक्षण विधि, ठीक है, आत्मनिरीक्षण नहीं, निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण विधि ये वो कहते हैं, मैंने CDP में सारे समझाई हुई हैं ये जो विधियां हैं। तो निरीक्षण विधि उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम दूसरों के व्यवहारों को देखकर उस पर अवलोकन करके और उस पर फोकस करके हम उसकी गलतियों को, उसकी समस्याओं को देखते हैं और उसका समाधान करते हैं, दूसरों के समस्याओं का समाधान। आत्मनिरीक्षण विधि वो होती है जो व्यक्ति खुद पर प्रयोग करे ना, खुद की समस्याओं को ढूंढे और उसका समाधान करे, उसे आत्मनिरीक्षण विधि कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे बात है निरीक्षण विधि की, तो निरीक्षण विधि ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, बिल्कुल जैसा आप सामने हमारे व्यवहार करेंगे उसी तरह से हम निरीक्षण कर पाएंगे, तो बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। और यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है, बिल्कुल ये विधि जो है अभी भी बहुत जगह इसका यूज़ किया जाता है फिलहाल, लेकिन यह एक बाल केंद्रित विधि नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों के लिए ही सिर्फ हम इसका यूज़ करते हैं जिसमें शिक्षक के द्वारा ही एक निरीक्षण विधि, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नेगेटिव इसमें दिया था फ्रेंड्स, इसलिए इसका नेगेटिव पॉइंट को हम क्लिक करेंगे तो आपका नेगेटिव पॉइंट है ये कि ये बाल केंद्रित विधि नहीं है, और सिर्फ शिक्षक के द्वारा ही निरीक्षण विधि नहीं करी जा सकती, किसी भी अदर व्यक्ति पर हम निरीक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेगेटिव है यहाँ, इसलिए नेगेटिव चीज़ यहाँ पे नेगेटिव है, ऑप्शन ही सही होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है। दही को बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्मजीवी है जो दही निर्माण के लिए सहायक होता है, दूध से जब दही बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन है एस्पेरजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस
और लैक्टोबैसिलस। तो आई होप आप सभी लोग क्लास 7 से रट रहे होंगे कि दही निर्माण है, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस की बात तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन बात करते हैं हम अदर जो वायरस है उनके बारे में, ठीक है। तो रेट्रोवायरस की मैं बात करूं, यदि बात करूं तो रेट्रोवायरस एक प्रकार का वायरस है, ठीक है। ये भी वायरस ही है क्योंकि इसके साथ अब वायरस से होने वाले हानि आपको पता ही है, क्योंकि ये संक्रमित रोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एस्परजिलस। किसकी बात करें? एस्परजिलस की। फिलहाल ऑप्शन आपका लैक्टोबैसिलस था। एस्परजिलस की बात करें तो एस्परजिलस क्या है? एक प्रकार का कवक है, ठीक है। क्या है? कवक है। कवक आप देखते होंगे जो वाइट फफूंदी होती है उसी को कवक कहते हैं। और एस्परजिलस के द्वारा ही आपका जो रोग होता है वो होता है एस्परजिलोसिस, ठीक है। एस्परजिलोसिस, ठीक है। एस्परजिलोसिस नामक रोग होता है एस्परजिलस कवक से, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन के बारे में ही हम बात करेंगे। तो प्याज, आलू, अदरक है। क्या है प्याज, आलू और अदरक? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ है, या सल्क पत्र है? तो सल्क पत्र देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि पत्ती से कहीं न कहीं रिलेटेड है, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। तो प्याज, आलू तो पत्तियां होती हैं, पत्ती थोड़ी खाते हैं हम, उसकी पत्तियां तो ऊपर होती है, जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं ना, पत्तियां दिखाई देती हैं आलू की, प्याज की, अदरक की भी, ठीक है। अपस्थानिक जड़ की बात करें हम तो अपस्थानिक जड़ें वो होती है फ्रेंड्स जो मेन ब्रांच रहता है वो जाता है और उससे जो है छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, ऐसे ये आपकी अपस्थानिक जड़ें होती हैं। जो अब देखे होंगे बरगद का जो पेड़ होता है वो तो एक तना बहुत मोटा सा होता है, लेकिन उसकी टहनी से बड़ी बड़ी जो शाखाएं लटकती हैं वो उसकी क्या है? अपस्थानिक जड़ें हैं। और बरगद क्यों इतने समय तक जीवित रहता है? क्योंकि उसकी अपस्थानिक जड़ें हैं उसे सहारा देती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपस्थानिक जड़ें भी नहीं है, क्योंकि प्याज, आलू, अदरक से अपस्थानिक जड़ थोड़ी निकलती है, ठीक है। और बात करें हम तना, तो बिल्कुल भी तना नहीं है। तना क्योंकि अगर मैं प्याज बनाने की कोशिश करूं तो आप प्याज को ऐसे ही रख लीजिए, मान लीजिए, माफ़ करिएगा यदि अच्छा नहीं बनता है तो, और इसकी जड़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। तो ये अपस्थानिक जड़ें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से गुच्छेदार नहीं है, लच्छेदार नहीं है, इस तरह से जड़ें होती है। तो अपस्थानिक जड़ें नहीं हुई, सल्क पत्र नहीं हुआ, और तना भी नहीं है, क्योंकि तना तो इसका यहाँ पे होता है ना पत्ती के, और ये तो इसका हो गया आपका जड़। प्याज, आलू, अदरक और जो आपका ये हल्दी होती है वो भी क्या है? आपका जड़ है। तो 8वें का सबसे अच्छा और सटीक और सही क्वेश्चन हुआ, ऑप्शन हुआ, माफ़ करिएगा, जड़, ठीक है। तो आलू, अदरक, प्याज और आपका लहसुन भी हुआ, और आपका जो है क्या कहते हैं, अभी भी मैंने कहा हल्दी, उसको ये क्या है? ये जड़ें हैं, ठीक है। प्याज, आलू, अदरक, हल्दी ये क्या हैं? जड़ें हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं आगे। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। कौन सा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है? इसके बारे में बात करेंगे। स्पायरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम और हाइड्रा। तो फ्रेंड्स इसमें यदि सही ऑप्शन की मैं बात करूं तो वो सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम आप देखे होंगे एक स्लीपर के समान होता है, चप्पल के समान होता है। मैं बात करूँ यदि तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऐसे छोटे छोटे इसमें जीव द्रव्य होते हैं, ठीक है। तो पैरामीशियम है आपका। स्पायरोगायरा की ये तो मान लीजिए आपका सही ऑप्शन जो था वो था। और बात करते हैं कुछ और, तो स्पायरोगायरा के बारे में बात कर लें हम। तो स्पायरोगायरा जो होता है इस तरह से जो होता है वो एक सूक्ष्म जल में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म जीव होता है। अपने हाई स्कूल में अगर जीव विज्ञान पढ़ा होगा तो जाना होगा कि स्पायरोगायरा क्या होता है। ये हरे रंग का शैवाल होता है, हरे रंग का शैवाल है, हरे रंग का शैवाल है। और जब हरा रंग इसमें उपस्थित है तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, और जो भी जीव प्रकाश संश्लेषण कर लेता है वो सूर्य के माध्यम से, जल के माध्यम से और नमी के माध्यम से क्या कर लेता है? भोजन तैयार कर लेता है। तो स्पायरोगायरा प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार कर लेता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। जिस तरह से पेड़ के जो पत्तियां होती हैं, पौधे के जो तने होते हैं वो जो है आपके भोजन तैयार कर लेते हैं, उसी तरह ये भी
स्पायरोगायरा लेकिन 9th वाले का जो पैरामीशियम सही था फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने अभी भी बताया है। देखिए 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पेड़ पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण दल है। ठीक है, तो चलिए पहले बनाते हैं हम पिरामिड। ठीक, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो जब मोर सांप को खाता है, ठीक है, जब मोर सांप को खाता है तो पिरामिड की बात करें तो फ्रेंड्स पहले देख लेते हैं कि किसकी संख्या अधिक है। कीड़े मकोड़े पहले किसको खाएंगे? पेड़ पौधे को। तो पेड़ पौधे पहले मान लीजिए पहले आपका आ जाता है, हरी हरी घास आ गई। ठीक है, तो इनकी संख्या कम है कीड़े मकोड़े की अपेक्षा, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्राथमिक अपघटक हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद कीड़े मकोड़े आपके आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आएंगे? दूसरे नंबर पर कीड़े मकोड़े आएंगे। कीड़े मकोड़े की संख्या पेड़ पौधों से ज़्यादा है, तो ये आपके जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। तो कीड़े मकोड़े प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, तो प्राथमिक उपभोक्ता भी गलत हो गया। अब इसको कौन खाएगा? अब दूसरे को खाएगा जो है कीड़े मकोड़ों को। कौन खाता है? सांप खाता है। सांप खाता है तो सांप आपका आ जाएगा अंतिम अपघटक, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो सांप जो आ जाएगा वो कीड़े मकोड़े खाएगा, तो ये जो हो जाएगा तीसरे नंबर पर। लेकिन सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा मोर, क्योंकि मोर जो है वो सांप को खा जाता है। तो इस तरह से खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर सबसे ऊपर कौन होगा? मोर होगा। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है फ्रेंड्स तो और हेल्पफुल भी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि मैं आपके लिए डेली जो वीडियोस लाती रहती हूँ वो आप तक पहले पहुँचे और आप अपने अनुभव को और मेरे अनुभव को एक दूसरे को हम साझा कर सकें। और जो भी दिक्कत है फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद।